गुलाम वंश की श्रृंखला में हमने देखा था कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो ऐबक था। ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन ऐबक का ही दामाद इल्तुतमिश के पुत्र आराम शाह को दिल्ली के निकट एक युद्ध में पराजित करके 1211 में उसको मार डालता है और अगला सुल्तान इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश जब सुल्तान बनता है तो उसने लाहौर को राजधानी हटाकर दिल्ली को बनाया और दिल्ली को एक राजधानी के रूप में विकसित किया। इसके बाद इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को घोषित किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया था और वो दल रजिया को कहीं ना कहीं अपना सुल्तान स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसके बाद इन 40 गुलाम सरदारों ने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अगला शासक घोषित किया। तत्पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज की माँ जो थी शाह तुर्कान, वो एक अत्याचारी महिला थी और उस अत्याचारी महिला को का इतना प्रकोप बढ़ गया कि वह उच्च पदाधिकारी जो अधिकारी हुआ करते थे और इल्तुतमिश के अन्य लड़के थे उनकी हत्याएं करवाने लगे। रजिया ने लाल वस्त्रों को पहनकर, जो कि लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक माना जाता था, लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली में मस्जिद के सामने जाती है और दिल्ली की जनता से ये निर्णय ये न्याय मांगती है कि आप हमारे साथ न्याय करिए। तब दिल्ली की जनता मिलकर शाह तुर्कान को मार देती है और उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को भी मार देती है। इसके पश्चात रजिया को जनता के द्वारा सुल्तान निर्वाचित किया जाता है। अब बात ये आती है कि जो रजिया थी और रजिया जो शासक बनी थी उसे दिल्ली की प्रजा ने बनाया था और रुकनुद्दीन फिरोज को जो शासक बनाया था वो 40 गुलाम सरदारों ने बनाया था। अब रजिया 40 गुलाम सरदार जो थे उनके सहयोग से तो नहीं बनी थी। अब 40 गुलाम सरदारों के बीच और रजिया के बीच मनमुटाव सदैव चलता रहेगा और जब ये मनमुटाव चला तो ये 40 गुलाम सरदार कभी ये सोच रहे थे कब रजिया को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। चूंकि रजिया को दिल्ली की जनता ने शासक बनाया था, इसलिए 40 गुलाम सरदार रजिया को दिल्ली में तो मान नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र में कई इसके दिग्गज इक़्तिदार शामिल थे, जैसे कबीर खां लाहौर का इक़्तिदार, अल्तुनिया और ऐतगील, ऐसे कई नामी इसके इक़्तिदार थे जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। लेकिन हुआ क्या, कबीर खां ने लाहौर में विद्रोह किया और रजिया इस विद्रोह को दबाने के लिए लाहौर जाती है। लेकिन लाहौर में हुआ क्या, लाहौर का विद्रोह तो इसने दबा दिया, लेकिन जब ये रास्ते में लौट रही थी तो इसे पता चला कि भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जे अल्तुनिया से युद्ध हार गई। इधर इसकी प्रजा ने, इसके जो 40 गुलाम सरदार थे, इस 40 गुलाम सरदारों ने इसके भाई बैराम शाह को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। बैराम शाह को दिल्ली का क्या कर दिया, शासक घोषित कर दिया। अंततः 1240 में रजिया मौत के घाट उतार दी गई। इसके बाद बैराम शाह को जो बनाया था वो 40 गुलाम सरदारों ने बनाया था। 40 गुलाम सरदार एक ऐसा सुल्तान चाहते थे जो नाम मात्र का शासक हो और शक्तियाँ किसके हाथों में रहे, गुलाम सरदारों के हाथों में रहे। धीरे धीरे इन 40 गुलाम सरदारों ने, जब बैराम शाह महत्वाकांक्षी हो गया कि भाई हम 40 गुलाम सरदारों की बात क्यों माने, बैराम शाह के शासनकाल में एक पद सृजित किया गया था। उस पद का नाम था नायब-ए-ममलिकात। नायब-ए-ममलिकात के पद पर, नायब-ए-ममलिकात का एक ऐसा पद था कि उस शासक की जितनी भी शक्तियाँ थी इनका 90% वो नायब-ए-ममलिकात के पद में सम्मिलित थी। मतलब जो भी शासक काम करेगा वो नायब-ए-ममलिकात की सहायता से करेगा। और 40 गुलाम सरदारों ने बैराम शाह पे भी क्या किया, अपना दबदबा बनाए रखा। जब 40 गुलाम सरदारों पर अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन ये बैराम शाह इन 40 गुलाम सरदारों से तंग आ गया और ये महत्वाकांक्षी हो गया, खुद का शासन चलाना चाहता था। हुआ क्या, इन 40 गुलाम सरदारों ने बैराम शाह को मार डाला। तत्पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बनाया गया। अलाउद्दीन मसूद शाह जब शासक बना तो ये भी कुछ दिनों तक तो
इसने काम किया 40 गुलाम सरदारों के अकॉर्डिंग, लेकिन 40 गुलाम सरदारों के अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर पा रहा था। तत्पश्चात इसकी भी हत्या कर दी गई 1246 में। 1246 के बाद, इसकी हत्या के बाद इल्तुतमिश के बड़े पुत्र का नाम था नसरुद्दीन महमूद, और इसी नसरुद्दीन महमूद के लड़के का भी नाम नसरुद्दीन महमूद हुआ करता था। ये 1246 में शासक बना। ये समझ गया था ये खेल ना, इस खेल को ये समझ गया था नसरुद्दीन महमूद। ये समझ गया था कि यदि जीवित रहना है तो इन 40 गुलाम सरदारों की सुनना पड़ेगी। यदि मैं महत्वाकांक्षी हो जाता हूँ तो ये 40 गुलाम सरदार हमें मार डालेंगे। इसी कारण ये इसके लिए भी अच्छी बात थी कि ये जितनी जल्दी समझ जाता उतनी इसके लिए फायदे की बात थी, और ये उतनी ही जल्दी समझ गया। ये दिल्ली का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर और कुरान की आयतें लिखकर अपनी आजीविका चलाता था। इस शांत प्रवृत्ति का शासक था। हो या ना हो, इसे तो शांत प्रवृत्ति का रहना ही पड़ेगा, क्योंकि 40 गुलाम सरदार ऐसे ही कोई सुल्तान को चाहते थे जो 40 गुलाम सरदार कहे कि भाई सो जाओ तो सो जाओ, उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, और ऐसा नसरुद्दीन महमूद में था। नसरुद्दीन महमूद ने अपनी सारी शक्तियां बलबन को दे रखी थी, और जो बलबन था, बलबन का जो राजनीतिक उत्कर्ष सही रूप में प्रारंभ होता है वो इसी के रूप में प्राप्त होता है। 1266 में इसकी मृत्यु हो गई। 1265 या 66 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इसका उत्तराधिकारी कोई नहीं था। जब इसका उत्तराधिकारी कोई नहीं था तो बलबन ने अपनी बिटिया का विवाह किससे किया था? नसरुद्दीन महमूद से किया था। तब बलबन अगला शासक बनता है गुलामगंज का। लेकिन बात यह है कि ये बलबन ना, आज हमारा मेन टॉपिक बलबन पे ही है। बलबन को बगैर आज हमारा मेन टॉपिक किसका है? बलबन को है। और इतनी जो हमने आपको कहानी सुनाई है ये बलबन तक आने के लिए कहा है, क्योंकि इसके पहले के टॉपिक्स में हम गुलामगंज को कवर कर चुके हैं। तो हमें ये देखना है कि ये बलबन कैसे, बलबन एक गुलाम था और गुलाम से इसने कैसे सुल्तान तक का रास्ता यानी जो सफर था वो कैसे तय किया। मजे की बात तो ये है कि इस वंश के 3 प्रमुख शासक जो काफी शक्तिशाली, योग्य और कूटनीतिक और कुशल सेना नायक थे, जैसे ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों ही गुलाम थे। इल्तुतमिश भी गुलाम किसका था? ऐबक का। और इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बलबन। बलबन का जो जीवन है, मंगोलों ने बलबन को पकड़कर, बलबन और बलबन के पिता को पकड़कर बगदाद के बाजार में इसको जमालुद्दीन वसरी को बेच दिया, और जमालुद्दीन वसरी ने इसे दिल्ली में आकर इल्तुतमिश को बेच दिया। इल्तुतमिश जब अपनी ग्वालियर विजय के बाद लौट रहा था, जब इसने ग्वालियर विजय की थी, तब 1233 में इसने बलबन को खरीदा था। बलबन, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इल्तुतमिश से इसकी कहानी प्रारंभ होती है। बलबन की कहानी जो इल्तुतमिश से प्रारंभ होती है, इल्तुतमिश ने इसे खरीदा। इल्तुतमिश का बलबन गुलाम था, मेरी बात को समझिए, और इल्तुतमिश का ये गुलाम था। इल्तुतमिश ने इसे खासदार का पद दिया। इल्तुतमिश ने इसे किसका पद दिया? खासदार का पद दिया। इल्तुतमिश के बाद रजिया क्या बनी? सुल्तान बनी। कहने का मतलब नसरुद्दीन महमूद रुकनुद्दीन फिरोज को नहीं लेते हैं। रजिया क्या बनी? अगली शासिका बनी, और अगली शासिका में रजिया ने इसे अमीर शिकार का पद दिया। बलबन को अमीर शिकार का पद दिया, अमीर शिकार का पद दिया। रजिया के बाद बहराम शाह शासक बना। चूंकि इसने बहराम शाह का साथ दिया था, रजिया के विरुद्ध था, ये बलबन रजिया के विरुद्ध था, बहराम का साथ दिया था। बहराम शाह ने इसे अमीर अकूर का पद दिया, शाही असुशाला का पद दिया। बहराम शाह को हटाने में, बहराम शाह को जब हटाया गया और अलाउद्दीन मसूद शाह को जब सम्राट बनाया गया, तब इसे अमीर हाजिब का पद दिया गया। अमीर हाजिब का पद दिया गया।
और जब अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाने में बलबन का प्रमुख हाथ रहा और नसरुद्दीन महमूद को जब शासक बनाया, नसरुद्दीन महमूद को शासक बनाने में बलबन का ही हाथ था और नसरुद्दीन महमूद के समय काल में ये नायब-ए-ममलिकात के पद पर नायब-ए-ममलिकात के पद पर क्या हुआ, नायब-ए-ममलिकात के पद पर आसीन हुआ। इसके बाद नायब-ए-ममलिकात के बाद ये सीधा क्या बना, सुल्तान बना। क्या बना, सुल्तान बना। नायब-ए-ममलिकात के बाद ये क्या बना, सुल्तान बना। देखिए, खासदार पहले गुलाम इल्तुतमिश के द्वारा खरीदा जाता है, लेकिन अपनी योग्यता की बदौलत क्या बनता है, खासदार बनता है। इसके बाद ये खासदार के बाद ये अमीर शिकार बनता है और अमीर शिकार के बाद ये क्या बनता है, अमीर अकूर के पद पर तैनात होता है और ये अमीर अकूर के पद से अमीर हाजिब के पद पर तैनात होता है और अमीर हाजिब के पद के बाद ये नायब-ए-ममलिकात बनता है और नायब-ए-ममलिकात के बाद ये सुल्तान बनता है। तो इसकी जो यात्रा है वो ये गुलाम से क्या बनता है, खासदार बनता है। गुलाम से क्या बनता है, खासदार बनता है और इसकी जो यात्रा है वो अनवरत रूप से चलती रहती है। इसने अपनी योग्यता से सुल्तानों को प्रभावित किया। यह योग्य कुशल सेना नायक था, एक प्रबंधक भी था और एक प्रकार से मैनेजमेंट करता काफी अच्छा था। तो अब देखते हैं इसके आगे क्या किया इसने और ये जो इसकी यात्रा है वो कैसी रही। बलबन 1266 से 1286 तक गुलाम वंश का शासक रहेगा। बलबन पहले एक गुलाम था। इसे बगदाद के जमालुद्दीन बसरी ने इसे खरीदा था और इसे दिल्ली के बाजार में इसको बेच दिया गया था। इसके बाद गुलाम के बाद एक खासदार बना और खासदार के तत्पश्चात ये अमीर शिकार के पद पर तैनात हुआ। तत्पश्चात अमीर ए अकूर के पद पर तैनात हुआ। तत्पश्चात अमीर ए हाजिब बना। तत्पश्चात नायब-ए-ममलिकात बना और नायब-ए-ममलिकात के जस्ट बाद ये क्या बन गया, सुल्तान बन गया। क्या बन गया बेटा, सुल्तान बन गया। ये गुलाम अनवरत रूप से खासदार के बाद अमीर शिकार के बाद अमीर अकूर के बाद अमीर हाजिब और अमीर हाजिब के बाद नायब-ए-ममलिकात और नायब-ए-ममलिकात के बाद ये सुल्तान बनता है। और ये कहानी है बलबन की गुलाम से लेकर ये बलबन की कहानी है गुलाम से लेकर सुल्तान तक की। गुलाम से लेकर बलबन की कहां तक की कहानी है, सुल्तान तक की कहानी है। बलबन देखिए गुलाम से जो इसकी यात्रा चालू होती है और ये कहां तक जाता है, सुल्तान के पद तक पहुंचता है। बलबन के बारे में कहा जाता है कि जो बलबन था इसे बगदाद के जमालुद्दीन बसरी ने खरीदा। जमालुद्दीन बसरी ने इसे खरीदा। ये बगदाद का था और इसे दिल्ली में इल्तुतमिश को बेच दिया गया, सेल कर दिया गया इल्तुतमिश को इसे दिल्ली में बेच दिया गया। इल्तुतमिश ने इसे 1233 में खरीदा और इसकी योग्यता से परिचित हुआ और इसे इल्तुतमिश ने खासदार का पद दिया। इसे किसका पद दिया, इसे इल्तुतमिश ने खासदार का पद दिया। इसके बाद ये अपनी योग्यता से प्रभावित करता गया और धीरे धीरे इस सुल्तान के पद तक पहुंच गया। इसके बचपन का जो नाम था वो बहाउद्दीन था। इसके बचपन का नाम जो था वो बहाउद्दीन था। इसकी जो उपाधि जो थी इसकी उलूग खां थी।
उपाधि इसे उलूग खां किसने दी थी? नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। इसे जो उपाधि दी गई थी उलूग खां, वो नसरुद्दीन महमूद के द्वारा दी गई। इसे जो उपाधि दी गई वो किसके द्वारा दी गई? नसरुद्दीन महमूद के द्वारा दी गई। इसकी उपाधि किसके द्वारा दी गई? नसरुद्दीन महमूद के द्वारा इसको उपाधि दी गई। इसके बाद, इसकी मृत्यु के बाद, नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद ही ये क्या बनता है? सुल्तान बनता है। क्या बनता है? सुल्तान बनता है। इसके जस्ट बाद बलबन क्या काम करता है? बलबन ने देखा कि बलबन जब दिल्ली का शासक बना, बलबन जब दिल्ली का शासक बना तो ये भली भांति जानता था कि जो दल चालीसा है, दल चालीसा जो बनाया गया था, और कहीं ना कहीं ये दल चालीसा का ये भी सदस्य रह चुका था। ये समझ चुका था कि दल चालीसा के सदस्य को यदि नहीं मिटाया गया तो ये सही तरीके से प्रशासन को नहीं चलाने देगा, और जब नहीं चलाने देगा तो फिर ये सुल्तान के पद पर काम नहीं कर सकेगा। इस दल चालीसा ने जो सुल्तान को मजाक बना लिया था, जो सुल्तान हुआ करता था उसको क्या एक कठपुतली बना के रखी थी, एक क्या कठपुतली बना के रखी थी सुल्तान को। इस दल चालीसा ने क्या किया था? सुल्तान को एक कठपुतली बना ली थी, अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ करवाना चाहता था। और ये बलबन समझ गया था, ये बलबन समझ गया था कि इस दल चालीसा को समाप्त बगैर किए कुछ भी नहीं कर सकता है। इस दल चालीसा ने सुल्तानों कठपुतली तो बनाई, साथ में इसमें सुल्तान की प्रतिष्ठा भी चली गई। सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी, जो सम्मान था, जो प्रतिष्ठा थी, जो सम्मान था, जो भय था, वो सब खत्म हो गया, वो सब खत्म हो गया। दल चालीसा की गतिविधियों के कारण दिल्ली के जो सुल्तान थे, इन सुल्तानों में जैसे रुकनुद्दीन फिरोज ले लो, रजिया को छोड़ दिया जाए, बैराम शाह ले लो, अलाउद्दीन मसूद शाह ले लो, नसरुद्दीन महमूद ले लो, ये मजाक के पात्र बन चुके थे। दिल्ली की जनता इनसे नाम मात्र के लिए भी नहीं डरती थी, नाम मात्र के लिए इनका सम्मान नहीं करती थी, और ना ही इनकी कोई प्रतिष्ठा बची थी, ना इनका कोई सम्मान बचा था, ना इनका कोई भय बचा था। सबसे बड़ी बलबन के सामने जो चुनौतियां थी वो क्या थी? बलबन के सामने जो चुनौतियां थी वो दो प्रकार की चुनौतियां थी। दो प्रकार की चुनौतियां या दो प्रकार की समस्याएं ही समझ लीजिए। ऐसे बलबन के सामने दो प्रकार की समस्याएं थी, एक तो आंतरिक समस्या और एक बाहरी समस्या। एक आंतरिक समस्या बलबन के सामने खड़ी हुई थी, और दूसरी समस्या बाहरी समस्या इसके लिए थी। कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का अपार भंडार होता है। ये बगैर मांगे मिलती हैं, क्योंकि जीवन है तो बगैर मांगे तो आएगी। तो इसके जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में दो समस्याएं रहती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इसके जीवन में भी दो प्रकार की चुनौतियां थी, एक आंतरिक और एक बाहरी। और आंतरिक समस्या में सबसे बड़ी समस्या थी सुल्तान की प्रतिष्ठा को कायम करना। सुल्तान की प्रतिष्ठा को कायम करना, बगैर सुल्तान की प्रतिष्ठा के बगैर ये सही तरीके से काम नहीं कर सकता था, और इस सुल्तान की प्रतिष्ठा के बगैर ये दिल्ली का शासन नहीं चला सकता था। क्योंकि इसके बाद दूसरी समस्या थी मेवातियों की समस्या। दूसरी किसकी थी? मेवातियों की समस्या। ये डाकू थे, मेवातियों की समस्या, ये डाकू थे। और दिल्ली के आसपास जब शाम हो जाती थी तो शाम को निकलना, दिल्ली की सड़कों पर शाम को निकलना बड़ा कठिन था। ये व्यापारियों को लूट लेते थे, और ये इतने दंगे फसाद कर रहे थे, इतने डाके डाल रहे थे कि उस समय राहगीर सुरक्षित नहीं थे, जो सड़कों पर चल रहे थे वो सुरक्षित नहीं थे। तो आंतरिक समस्या में भी सबसे पहले सुल्तान की प्रतिष्ठा कायम करना थी, जो सुल्तान की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों ने गिरा दी थी चालीसा दल के अभाव में। हालांकि ये कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं बलबन भी रहा है। बलबन ने भी दल चालीसा में हिस्सा लिया और शासकों को कठपुतली बना। लेकिन जब सुल्तान, इसे तजुर्बा हो चुका था,
इसने जो इल्तुतमिश से लेकर अन्य सुल्तानों का जो शासनकाल देखा तो उस सुल्तानों के शासनकाल में इसको शासन चलाने का एक गहरा तजुर्बा हो चुका था। इसी कारण ये चाहता था कि सुल्तान की जब तक बगैर प्रतिष्ठा किए बिना सुल्तान की प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक दिल्ली की सीट असुरक्षित रहेगी और हम शासक के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे। और बाहरी समस्या में इसके पास सबसे बड़ी समस्या थी मंगोल समस्या और एक राजपूत राजा जो थे अब फिर से सर उठाने लगे थे, क्योंकि ये जो समस्या है इनके कारण अब दिल्ली में जो नाटक चल रहा था सुल्तान बदलने का, और ये नाटक के नेतृत्व करता कौन थे? दल चालीसा ये नेतृत्व करता था। ये एक प्रकार का दल चालीसा प्रोड्यूसर था इसका। ये दल चालीसा सब कुछ नाटक कौन करवा रहा था? ये दल चालीसा। ये अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए दल चालीसा में 40 गुलाम सरदार थे और ये 40 गुलाम सरदार अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए एक के बाद एक इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को मारते गए और खुद का वर्चस्व चाहते थे। ये बात बलबन बहुत अच्छे से समझता था। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया। बलबन ने जो राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ऐसा पहला ये दिल्ली का सुल्तान था जिसने राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके बाद इसने मेवातियों का दमन किया और इसकी समस्याओं के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। बलबन के सामने बलबन की जो आंतरिक समस्याएं थी, वो आंतरिक समस्या में सबसे पहली बड़ी बात थी कि जो ताज था, ताज मतलब सुल्तान की प्रतिष्ठा को कायम करना। सुल्तान की प्रतिष्ठा जो छीड़ हो चुकी थी, जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। कोई भी व्यक्ति दिल्ली के सुल्तान की भी क्या नहीं करता था, सम्मान नहीं करता था। कारण क्या था अभी बता चुके हैं हम, समझ रहे। तो दिल्ली की सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए इसने आम नागरिकों में, आम जनों में भय पैदा करने के लिए कि सुल्तान शक्तिशाली होता है, आम जनों में भय पैदा करने के लिए इसने सबसे पहले क्या किया? अपने आप को अफरासियाब का वंशज घोषित किया। अफरासियाब का वंशज घोषित किया। इसने कहा कि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ, जो एक उच्च कुल का वंशज माना जाता था। अफरासियाब का वंशज, इसने अपने आप को किसको? अफरासियाब का वंशज माना। दूसरी बात, इसने कुछ ईरानी प्रथाओं को लागू किया। वो ईरानी प्रथाएं कौन? ईरानी प्रथाओं को क्या किया? लागू किया। वो ईरानी प्रथाएं थी, एक तो था सिजदा और पायबोस। तो सिजदा मतलब घुटनों के भर झुकना और पायबोस का मतलब उनका चुंबन करना, उनको चूमना। इसने कहा कि जो शासक होता है, इसने ये भी कहा, इसको आंतरिक नीतियों को इसने ये कहा कि पैगंबर के बाद यदि किसी व्यक्ति का स्थान है तो वो सुल्तान है। वो क्या है? सुल्तान का स्थान है। और पैगंबर के बाद द्वितीय स्थान है। इसलिए आम नागरिकों को अपने सुल्तान के प्रति ईमानदारी और भय होना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। उसका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। इसने सिजदा और पायबोस। सिजदा मतलब घुटनों के भर झुकना, और पायबोस का मतलब है उन पैरों का चुंबन करना, उन पैरों को कहीं ना कहीं चूमना। इसने दो ईरानी प्रथाओं का क्या किया? मतलब यहाँ पर लागू किया। और साथ में इसने ये कहा कि जो सुल्तान है, वो सुल्तान पैगंबर का उत्तराधिकारी है। एक प्रकार का किसका उत्तराधिकारी है?
पैगंबर का उत्तराधिकारी है और पैगंबर का उत्तराधिकारी होने के नाते, पैगंबर का उत्तराधिकारी होने के नाते कैसी ना कैसी, पैगंबर का उत्तराधिकारी होने के नाते कैसी ना कैसी, पैगंबर का उत्तराधिकारी होने के नाते इसने अपने आप को दुनिया की निगाहों में अपने पद और अपनी वैल्यू को दिल्ली की जनताओं को समझाना चाहा कि भाई सुल्तान एक अलग चीज होती है। इसके बाद इसने अपने आप को अल्लाह की परछाई बताई, ईश्वर की क्या बताई, परछाई बताई। ईश्वर की इसने क्या बताई, ईश्वर की परछाई। इसने कहा भाई जो सुल्तान है वो ईश्वर की परछाई है, नियाबत खुदाई, ईश्वर की परछाई है, नियाबत खुदाई। ईश्वर की क्या है, परछाई है, नियाबत खुदाई है। इसने और क्या काम किया, इसने शासक के पद को निरंकुश किया। ये क्या था, ये एक निरंकुश शासक था। ये पूर्णतः निरंकुशता में क्या रखता था, बिलीव रखता था। इसने एक ईरानी त्योहार नवरोज को भी प्रारंभ किया, नौरोज को भी इसने प्रारंभ किया, ईरानी त्योहार को भी इसने, ईरानी त्योहार नौरोज को भी प्रारंभ किया। और इसने जो अपनी दरबार है, अपनी आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसने अपने दरबार को ईरानी शान शौकत के आधार पर क्या किया, शान और शौकत के आधार पर तैयार किया। ये दिल्ली का पहला शासक था जो पूर्णतः एक सुंदर कपड़े और स्वच्छ कपड़े और सुंदर कपड़े, आन बान शान की तरह, बिल्कुल शान और शौकत की तरह दिल्ली के जो दरबार होता था उसमें उपस्थित होता था और ये कहता था कि मेरे सामने सभी अमीर एक अच्छे से कपड़े पहन कर आए और कोई मतलब इसे कुछ भी कपड़े, मतलब थोड़े गंदे कपड़े भी इसे पसंद नहीं थे। साथ ही इसने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब ये बैठता था, जब ये दरबार में उपस्थित होता था, तो ये दरबार जो था इसका वो शान शौकत था, दरबार जो था इसका शान शौकत पर आधारित था। और जब ये बैठता था तो बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठा करता था, गंभीर मुद्रा में बैठा करता था। इसे कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा, ये बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ करता था। ये कभी हंसता नहीं था और ना ही हंसने देता था, किसी को ना ही हंसने देता था। ये बंदा कभी भी दरबार में नहीं हंसता था और मजाल किसी की कि जो इसके सामने कभी हंस जाए। बात करने का सिर्फ इसका वजीर ही इससे बात कर सकता था और इससे कोई बात नहीं कर सकता था। इसने और तो और इसने कुछ जल्लादों को, कुछ सैनिकों को नंगी तलवारों के साथ, जो काले थे, बिल्कुल ब्लैक कलर के थे, और ये काली तलवारों के लेकर इसके पीछे चलते थे, जिल्ले करते। मतलब कहने का मतलब था इसने जो बलबन ने जो शासक के पद की गरिमा और प्रतिष्ठा गिर गई थी उसको प्राप्त करने के लिए इसने ना जाने क्या नहीं किया। इसने अपने आप को अपरासी, आपका वंशज बताया। इसने ईरानी प्रथाओं को लागू किया, जैसे नौरोज त्योहार को इसने घुटनों के भर टिकने के लिए मजबूर किया। इसने पायबोस की प्रथा लागू की। इसने बताया कि जो सुल्तान होता है वो पैगंबर के बाद सुल्तान का द्वितीय स्थान होता है। इसने ईश्वर की परछाई बताई सुल्तान को, जिसे नियाबत खुदाई कहते हैं। यह दिल्ली का पहला शासक था जो निरंकुशता में बिलीव रखता था। निरंकुशता इसलिए क्योंकि ये भय दिखाना चाहता था, कहीं ना कहीं अपनी प्रजा में भय उत्पन्न करना चाहता था कि प्रजा, जो शासक होता है वो प्रजा से हटकर होता है, क्योंकि उसका जो वरीयता क्रम में स्थान है वो अल्लाह के बाद दूसरा है। इसके बाद इसने अपना जो दरबार था वो शान शौकत पूर्णतः ईरानी दरबार पर आधारित किया। इसके बाद ये दरबार में बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठता था। ये ना तो कभी हंसता था और ना कभी किसी को हंसने देता था। इसके बाद इसने कुछ सैनिकों को जो काले ब्लैक कलर के थे, ये जिल्ले कर चलते थे इसके पीछे नंगी तलवारें लेकर। इस कारण इसने अपने पद को गरिमामय ही नहीं बनाया और ऐसी नीतियों को चलकर इसने दिल्ली सल्तनत को भी कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान की। इसके बाद इसने आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा किसको मानता था? आंतरिक सुरक्षा के लिए दल चालीसा को सबसे बड़ा खतरा मानता था, क्योंकि ये दल चालीसा का सदस्य रह चुका था और ये जानता था कि दल चालीसा जो है और जब तक ये रहेगा तब तक शासक
जैसे इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों का हाल हुआ वैसे इसके भी उत्तराधिकारियों का हाल हुआ। तो जितने जल्दी हो जाए उतने जल्दी समझ जाओ। और इस दल चालीसा का इसने क्या कर दिया, विनाश कर दिया। तो कभी क्वेश्चन आता है कि दल चालीसा का निर्माणकर्ता कौन था, तो दल चालीसा का जो निर्माणकर्ता था वो इल्तुतमिश था और इसका दमन करने वाला कौन था, बलबन था। दमन क्यों किया गया, क्योंकि दल चालीसा के जो सदस्य थे वो महत्वाकांक्षी हो चुके थे और अपनी महत्वाकांक्षा के पाने के लिए यहाँ तक कि सुल्तान की हत्या करने में भी नहीं हिचकते थे। इसके बाद ये बात बलबन बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि इन तुर्क 40 सरदारों की कमर तोड़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद बलबन ने आंतरिक स्थिति को मजबूत करके इसने बाहरी समस्याओं का निराकरण किया। इसने हालांकि मंगोलों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा की। मंगोलों ने जब भी इसके राज्य पर आक्रमण किया तो मंगोलों को मुँह की खानी पड़ी। इसके बाद बलबन ने साम्राज्य का विस्तार तो नहीं किया लेकिन इसने साम्राज्य को बर्बाद भी नहीं होने दिया। बलबन एक योग्य शासक और योग्य प्रबंधक और विद्वान था। जब ये भोजन करता था तो अपने साथ कई विद्वानों को बिठाता था, उनसे चर्चाएं किया करता था। बलबन रक्त की शुद्धता में बिलीव रखता था। बलबन कहता था रक्त की शुद्धता में क्या करता था, बिलीव करता था। और बलबन कहता था बलबन रक्त की शुद्धता में बिलीव करता था और बलबन कहता था कि जब भी मैं किसी एक निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी जो नसों में है ना वो ब्लड बड़ी तेजी से भागने लगता है। बलबन रक्त की शुद्धता और लोहे एवं रक्त की तलवार की नीति में विश्वास रखता था। ये कभी भी किसी निम्न कुल के व्यक्ति को महत्व नहीं देता था और ना ही उनसे बात करता था और ना ही उनसे मिलने की कभी कोशिश किया करता था। बलबन ने जो नीतियां चलाई, बलबन कहा जाता है कि बलबन इतना निरंकुश था कि जो इसके पुत्र थे, इसका जो पुत्र था बुगरा खां, वो बंगाल चला गया, उसके बाद ये कभी नहीं आया क्योंकि इसे अपने पिता का इतना डर था कि